Yes, very good morning, my dear students. I hope you all are fine, beta. All good. Yes, students, you welcome in the online tutorial of Park Public School. Students, yesterday we had discussed about some graphs and numericals based on the graph, and today we will discuss about the equation of motion. These equations of motion have you studied also in the class 9. पढ़ चुके हैं ना? तो there are the total 4 equations of motion, basically 6 equations of motion होती हैं, जिसमें से 3 equations of motion हमने 9th क्लास में की होती हैं, और जो 3 equations of motion हम +1 में करते हैं, लेकिन ये 4th equation of motion CBSE में आती है। जो अदर 2 equations of motion है कंपटीशन के क्वेश्चन में आ सकती है, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी कि ऐसा नहीं है कि उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना इवेंट ये वाला टॉपिक भी हमारा CBSE के पार्ट में से डिलीट हो चुका है, बट इसके बिना हम आगे अपना सोच भी नहीं सकते फिजिक्स को, तो मोशन को, काइनेमेटिक्स को हम इसके बिना बेटा सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हाँ, पहले हमारे सिलेबस में इनकी डेरिवेशंस थी, जैसे कि 3 डेरिवेशंस यू हैव डन इन द 9th क्लास विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और फिर क्लास +1 में कैलकुलस मेथड इंटीग्रेशन की हेल्प लेके हम करते थे। तो अब वो मैं डेरिवेशंस में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में से क्वेश्चन डिलीट हो चुका और कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस को लर्न करना और उनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, इनकी डेरिवेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेकंड पॉइंट, इस टाइम तो CBSE में से वैसे भी डिलीट हो चुका। तो बेटा ठीक है, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम सबको पता है, v=du+at। ये VUAT क्या है वैसे सबको पता है, फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। U is the initial velocity, V is the final velocity of the object, T is the time, S is the distance or a displacement, T is the time, टाइम रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। एक एक्सेलरेशन है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, ये जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वैलिड कब होती है? ये तब वैलिड होती है जब तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म होता है, तब ये इक्वेशन हमारी वैलिड रहती है। ये मैंने इसलिए पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है, तुम इसको नोट करो। ठीक है, अभी बेटा आज भी हमारा कोई अभी ग्राफ खत्म नहीं हुए, इस इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद में दोबारा ग्राफ पे आ रहा हूँ। आज भी हम कुछ ग्राफ, डिफरेंट ग्राफ्स को रीड करेंगे और उनकी न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी ग्राफ से रिलेटेड ही क्लास है, लेकिन अब मैं ग्राफ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में इन इक्वेशंस का यूज करूंगा, इनकी हेल्प लूंगा। तो देखना कैसे होगा, क्या होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन सबको पता है, सेकंड इक्वेशन होती है s=ut+12at², b थर्ड इक्वेशन है b² - u²=2as। हां, इनके ऊपर अगर बात डिस्प्लेसमेंट की होगी तो इनके ऊपर एक वेक्टर लग जाएंगे। ठीक है, वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स आ जाएंगे इनके ऊपर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इनके अंदर साइन भी इंक्लूड होते हैं, ये वर्टिकली साइन को कंसीडर कर सकते हो इसके अंदर। जहाँ पर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लोगे, क्योंकि 1 डायमेंशन की बात हो रही है तो 1 डायमेंशन में तो पॉजिटिव नेगेटिव से काम चल जाएगा, नहीं तो i कैप j कैप इस टाइप से भी हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो +1 में आती है हमारे पास। ये इक्वेशन है कि हमें अगर डिस्प्लेसमेंट बतानी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे nth सेकंड पे, तो हम क्या करते हैं, ये तो बेटा कंप्लीट हमारे जर्नी, कंप्लीट जितना हमने ट्रैवल किया उसका डिस्टेंस और उसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन ये कंप्लीट जर्नी की नहीं करेगी, ये पर्टिकुलर टाइम तक तुम कितना डिस्प्लेस कर चुके हो, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर चुके हो एट दैट पर्टिकुलर टाइम तक, वहाँ तक अप टू nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकालेगी। तो ये बेटा फार्मूला रहेगा इसका u+12a/2 हो जाएगा 2n - 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द n हियर? ऑन द फिफ्थ, ये एक ट्रैक है, ये फर्स्ट सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, मैंने कहा 4th सेकंड पे बताओ कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, ये S4 हो गया। एक सेकंड में इसने S1 डिस्प्ले ट्रैवल किया, नेक्स्ट सेकंड में इसने S2 ट्रैवल किया, नेक्स्ट सेकंड में S3, नेक्स्ट में S4। मैंने कहा कि मुझे 4th सेकंड की बताओ, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे 4th सेकंड के लिए, यहाँ पर n को 4 पुट कर दो। एक्सेलरेशन तो मैं गिवन होगी, सब कुछ गिवन होगा, तो यहाँ पर 4 सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी। अगर मैं कहता हूँ मुझे आगे की नहीं जाननी, सिर्फ सेकंड तक की बताओ, तो यहाँ पर 2 पुट कर दोगे। ठीक है, तो मतलब ये एक फॉर्मूला तुम्हारे लिए न्यू है, इसको रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे और इनको लिख भी लेंगे बेटा कहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ग्राफ पे आते हैं। अब हमारे कौन कौन से ग्राफ रह गए हैं?
मैंने जो तुम्हें ग्राफ बताए थे अभी तक के, कौन कौन से ग्राफ मैंने तुम्हें करवाए हैं? मैंने तुम्हें कोड से रिलेटेड बता दिया था कि कोड को कब यूज़ करते हैं एवरेज के टाइम में, टेंजेंट को कब यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस के केस में यूज़ करते हैं। एसटी ग्राफ की बात हुई थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हुई थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए एक आज तुम्हें स्पेशल पॉइंट बताऊंगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है वो पॉइंट, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं उस पॉइंट में, तो उसके रिगार्डिंग मैं तुम्हें ये पॉइंट बताऊंगा। तो देखते हैं उसमें क्या रहेगा। स्टूडेंट्स एक काम जरूर करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। जितने भी तुम स्टूडेंट्स चैनल देखो वो अगर तुम्हारी पावर है ये, तुम सब कुछ कर सकते हो चाहो तो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमारे लिए ये प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि हम लाइव लेक्चर्स ले सकेंगे यूट्यूब पे। कैसे लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं बेटा? तुम चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि बेल आइकन प्रेस कर दो। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगी, और नोटिफिकेशन तुम्हें अगर डिस्टर्ब करते हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि बेल आइकन को प्रेस करो, बट ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे क्या होगा बेटा, हम यूट्यूब पे लाइव क्लास ले सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें ऐसा ही एक्सपीरियंस आएगा चाहे तुम अपनी इस पीरियड के टाइम पे मेरे पास यूट्यूब पे लाइव आओ, तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस आएगा जैसे कि तुम क्लास में बैठे हो, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ गूगल मीट पे हम लाइव हो पा रहे हैं एक दिन, ऐसे जो तुम्हारे क्लास का जो तुम्हारे टाइम टेबल में जो पीरियड का टाइम है उस टाइम में हम लाइव हो जाएंगे। तो क्या करो, खुद तो सब्सक्राइब करो ही करो, अपने घर वाले जितनी आईडीज में तुम करवा सकते हो, सिर्फ सब्सक्राइब करवाना, उससे उनको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। बेल आइकन प्रेस मत करवाना किसी से भी, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा लो, रिलेटिव्स से करवा लो, मतलब मैक्सिमम सब्सक्राइब करवा लो। सब्सक्राइब से क्या होगा, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए। तो अभी तक 200 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए, और जितना बड़ा तुम्हारी स्ट्रेंथ है, यू कैन डू एनीथिंग स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ कीप इट अप, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जल्दी से जल्दी मैं हर क्लास में ही एक पॉइंट रखूँगा कि हर क्लास के स्टूडेंट्स और तुम्हारे फिर आगे फ्रेंड सर्कल और तुम्हारे रिलेटिव्स अगर उसको सब्सक्राइब कर दो, हम चाहें तो 2-3 दिन में ही अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उससे बेटा बहुत बेनिफिट होगा, यूट्यूब पे लाइव क्लास होगी और वही क्लास रिकॉर्ड भी हो जाएगी, तो हर पॉइंट से बेनिफिट होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं, कम टू द पॉइंट, कि हमने लास्ट टाइम कुछ ग्राफ्स करे थे, आज के कुछ ग्राफ होंगे और आज के कुछ क्वेश्चन होंगे कंपटीशन और सीबीएसई से रिलेटेड। तो देखते हैं क्या रहेगा आज के ग्राफ में और आज के कंपटीशन में। आज मैं तुम्हारे साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा, एक तो वीडी ग्राफ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वीडी ग्राफ क्या होता है। अभी तक एक्चुअली तुमने क्या किया है, दो टाइप के ग्राफ पढ़े हैं, एसटी ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है। अब किसी भी टाइप का ग्राफ आ जाएगा, हमें वही हैंडल करना पड़ेगा। किसी भी टाइप का मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ सकता है, वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ भी आ सकता है, तो वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, स्लोप मैं तुम्हें समझा देता हूँ। स्लोप का मतलब क्या रहेगा कि कोई भी ग्राफ हो, कोई भी, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, इसको देख के तुम अपना स्लोप सेट कर लो। एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर दूं, नीचे की साइड आ रहा है, यस। तो स्टूडेंट स्लोप, किसी भी चीज की जब तुम स्लोप निकालोगे तो तुम्हें ये वाला एक्सिस और ये वाले एक्सिस को ध्यान में रखना है। ये कोई भी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेलरेशन v a ग्राफ ले लिया फॉर एग्जांपल, v a या v s ले लिया फॉर एग्जांपल, तो स्लोप क्या बनेगा, तो ये वाला एक्सिस चेक करो, ये वाला एक्सिस चेक करो, ठीक है। तो dv/ds स्लोप होगा इसका, और स्लोप को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से, बताया था ना मैंने। तो हमेशा ये ध्यान रखना, स्लोप कैसे निकाला जाएगा, ये वाला एक्सिस के साथ d को मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाले एक्सिस के साथ d को मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस एक्सिस अपॉन दिस एक्सिस कर दोगे, स्लोप आ जाएगा स्मॉल। तो ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, लेकिन आई वुड लाइक कि तुम्हें ये पता हो, ठीक है। चलिए आज हमें बीडी ग्राफ करने हैं और कई अलग अलग किस्म के आज हमने ग्राफ करने हैं, तो देखते हैं। और नोट्स अपने बनाते रहना, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेंगे तुम्हें, जहाँ तक कि मेरे पास नोट्स थे डिस्क्रिप्शन में वो मैंने तुम्हें प्रोवाइड किए हैं लास्ट ईयर के नोट्स में। तो अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, तो मैं बेटा तुम्हें कंपटीशन लेवल तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स मेरे पुराने स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं है, तो ये तुम्हें बनाने हैं, ठीक है। हाँ, ये पहले जो ग्राफ है कॉम्पिटिशन एज वेल एज सीबीएसई में रहते हैं, तो अच्छे से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर ग्राफ्स। Here students, now in the front of you there is a VT graph,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने यहाँ पर बेटा तुम्हारे लिए प्रॉपर लिख दिया है, तुम इसको नोट कर लो, ठीक है। स्टेप्स बनाए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो वीटी ग्राफ में टोटल है हमारे लिए। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हर चीज को जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है उसको तुम भी अंडरलाइन करना, तभी क्लियर होगी बातें। देखो स्लोप ऑफ कोड, जब हम कोड की बात करेंगे तो तुम्हें पता है एवरेज आएगा, ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं। तो स्लोप ऑफ अ कोड बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप, ये दो पॉइंट ले लिए हमने, किस ग्राफ पे लेने पड़ेंगे, वीटी ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये उसकी स्लोप आ रही है, तो ये दो पॉइंट ये ए बी, इसका जो कोड होगा ये रहा। देखो यहाँ पर मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला जो स्लोप होगा, ये स्लोप होगा कोड का, ठीक है। ये डेल्टा भी होगा, यहाँ से तुम्हें पता है ना, दो वेलोसिटीज आ जाएंगी, ये v1 होगा, ये v2 होगा, तो v2 माइनस v1 डेल्टा भी, ये दो टाइम आ जाएंगे t1 t2, t2 माइनस t1 डेल्टा t आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करके डेल्टा v और t को dv बाई dt जब हम करेंगे तो डेल्टा v बाई डेल्टा t करेंगे तो एवरेज आएगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, ये डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए मैंने लिख दिया। बेसिक समझने की कोशिश करना कि जो स्लोप है m, दिस इज द स्लोप m, इसको टेंजेंट थीटा लिखते हैं, और यही स्लोप एवरेज वेलोसिटी के इक्वल है, डेल्टा v बाई डेल्टा t के। तो ये तो हो गया बेटा कोड के हिसाब से, ठीक है, तो एवरेज मिलेगा तुम्हें। अब बात करेंगे टेंजेंट, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हाँ, वीटी ग्राफ तुम्हें देता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीटी ग्राफ तुम्हें एक्सेलरेशन देता है, एसटी ग्राफ तुम्हें क्या देता है, बेसिकली एसटी ग्राफ तुम्हें वेलोसिटी देता है। अब वेलोसिटी, स्पीड, तो वीटी ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी तो ऑलरेडी आ गई, तो ये एक्सेलरेशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन देगा, जैसे प्रीवियस में तुमने देखा था ना, एवरेज वेलोसिटी मिलती थी, एवरेज स्पीड मिलती थी, वहाँ पे तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा, पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे टेंजेंट बनाई जाएगी, कोई टेंजेंट थीटा, अब इंस्टेंट है तो dv बाई dt हो जाएगा, इंटरवल्स नहीं है, डेल्टा नहीं लगेगा, एक इंस्टेंटेनियस आ जाएगा एक्सेलरेशन। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अगर मैं इन वीटी ग्राफ से नीचे का एरिया कैलकुलेट करूं तो क्या मिलेगा, तो बेटा जब मैं इन नीचे का एरिया कैलकुलेट करता हूं तो मुझे डिस्टेंस मिलता है या डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अगर विद साइन चलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, विदाउट साइन की बात करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। तो ये मैंने पॉइंट लिखा भी है यहाँ पर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ विद साइन गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट एंड विदाउट साइन गिव्स अस डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब कैसे मिलेगा वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और बच्चा क्या करता है, यहीं पे लैग कर जाता है, जहाँ पर उसको समझने की नीड होती है वहाँ पे स्टूडेंट्स लैग कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों। तो कोशिश करो इसको समझने की, और मैं कोशिश करूँ समझाने की। ये बेटा कोई भी आर का मतलब एक ग्राफ है हमारे पास, जैसे ये बने हुए हैं वही है सिंपल, ठीक है। तो ये मैंने कोई भी एक स्लोप ले लिया, इस स्लोप पे दो पॉइंट ले लिए, उन पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग दो टाइम। अब मैं अगर इसके नीचे का सारा एरिया कैलकुलेट कर दूं, इन दो पॉइंट्स के नीचे का सारा एरिया कैलकुलेट कर दूं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल मुझे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। तो बट एक इतना बड़ा एरिया में नहीं कैलकुलेट कर सकता, बिकॉज रीजन देखो, ये कर्व है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एरिया कम होगा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा, सेंटर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा कम ज़्यादा होगा, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं है। अगर इनका केस ऐसा होगा, ये देखो यहाँ पर देखो एक सेकेंड, वी टी ग्राफ ही है, इस स्ट्रेट लाइन में, अब इसमें मैं दो पॉइंट ले लूँ ए बी, तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। ये देखो, अब मैं कहता हूँ इसका एरिया फाइंड आउट करो, तुम फटाक से ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करोगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है ना, इसकी बाउंड्रीज बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो इसको तो तुम, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का ये स्लोप है, स्लोप के नीचे का तुमने एरिया निकालना है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो तुम देखोगे कि ये तो बिल्कुल रेक्टेंगल बन गया, तो फटाफट एरिया निकल जाएगा, यूनिफॉर्मिटी है। तो अब बेटा मैंने जो यहाँ पर बनाया, इसको मैंने कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं बनाया, ये थोड़ा सा इरेगुलर है, तो ये कोई रेगुलर नहीं है। तो यहाँ पर तुम एकदम से आंखें बंद करके किसी शेप को कंसीडर नहीं कर सकते कि ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपीजियम है, क्या है, नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, यही पॉइंट होता है समझने का फिजिक्स में, यहीं पर तुम एक जीनियस बनते हो।
छोटे छोटे जो +1 के स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ पर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी शेप है, क्या करें क्या करें, वहाँ पर बहुत छोटा इंटरवल ले। क्यों? मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, जितना छोटा इंटरवल लोगे उसके अंदर तो तुम्हें यूनिफॉर्मिटी दिखानी पड़ेगी, उसमें तुम इरेगुलर नहीं दिखा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अब फिर से देखो, यहीं पर ये B है, ये D है, ये ले लिया मैंने, इतना ऊपर खपड़ ले लिया, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर खपड़ क्या लेंगे? अब मैं अगर इसकी बात करूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में बात करूँ तो बहुत ऊपर खपड़ है, ये काम नहीं चल सकता। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये ऊबड़ खाबड़ है तो मेरा काम तो बनना चाहिए। मैं हूँ फिजिक्स पढ़ने वाला बंदा, और जैसे कि तुम हो, और मैं हूँ फिजिक्स पढ़ाने वाला, तो पढ़ने वाले को इस चीज़ को समझना चाहिए कि बहुत बड़ा डिस्टेंस लोगे तो इर्रेगुलर सरफेस आएगा ही आएगा, अगर बहुत छोटा लोगे तब नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पॉइंट ले लिए दो छोटे छोटे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बात करता हूँ। अब बताओ इसमें क्या तुम ऊपर खपड़ दिखाओगे भाई छोटे से? इसमें तो तुम्हें ना चाहकर भी स्ट्रेट लाइन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जितने मर्जी तुम ऊपर खपड़ दे लो, लेकिन बहुत छोटा इंटरवल जब लोगे तो वो अपने आप यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब इसको तुम आंखें बंद करके इस छोटे से इंटरवल को तुम एक ट्रायंगल मानता हो, ट्रायंगल निकल रहा है बार बार से रेक्टेंगल मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाली जो लाइन है वो ऊबड़ खाबड़ नहीं है, इर्रेगुलर नहीं है, रेगुलर है। क्यों रेगुलर है? क्योंकि तुमने बहुत छोटा ले लिया। इवन टू इन सर्कल, ये सर्कल को भी जब छोटा सा टुकड़ा लोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये फिजिक्स के पॉइंट हैं जो मैं तुम्हें बहुत बार समझाता आ रहा हूँ, समझो इनको, ठीक है। तो अब इस केस में भी हमने वही किया कि ये एक इर्रेगुलर सरफेस था, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर ले लिया, ये थोड़ा नॉर्मल सा लिया होगा। तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक बहुत छोटा सा इंटरवल ले लूँगा, ठीक है। T1 T2 का इंटरवल नहीं, dt का छोटा सा इंटरवल लूँगा। ये मैंने बहुत छोटा सा इंटरवल लिया dt का, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये वाली लाइन तो हो गई वेलोसिटी की, ठीक है। ये लेंथ हो गई वेलोसिटी की, ये छोटी सी लेंथ हो गई dt की। तो अब ये तो तुम्हें रेक्टेंगल लग रहा है, अगर ये रेक्टेंगल लग रहा है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके इसका एरिया निकाल लो, ठीक है। तो अगर एरिया निकल जाए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली? v इनटू dt, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है? v, और टाइम है थोड़ा सा dt, तो v इनटू dt इज एरिया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया v को t से जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एरिया मिलने वाला है, दैट्स इट। तो ठीक है, मैं इस छोटे से एरिया की बात करूँ, लेकिन अब मैं बात कैसे करूँगा देखो। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt, स्मॉल डिस्टेंस पॉइंट स्मॉल टाइम इंटरवल। dt को इधर ले जाओ, ds आ गया। देखो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तुम्हें मिलना क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दिस इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इस टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, v dt, डिस्टेंस में लिया, ये देखो v dt का मतलब एरिया भी होता है, ध्यान से समझना इस चीज को। तो ds बहुत स्मॉल इंटरवल है, बहुत स्मॉल टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, dt टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, छोटा सा ds, ठीक है। तो अब मुझे तो चाहिए पूरे इंटरवल का, यही तो फिजिक्स का काम है। तुमने तो छोटा सा इंटरवल निकाल लिया, उसके बाद जहाँ से लेके जहाँ तक कि तुम लिमिट लगाओगे उस के इन बिटवीन जितने भी ऐसे ऐसे सेगमेंट्स हैं वो सारे प्लस हो जाएंगे, अपने आप टोटल आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो अब तुम लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर दो इस ds को, ये रहा ds, दैट इज द ds, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, जब इंटीग्रेट करा वो ds से कंप्लीट s हो गया, स्मॉल डिस्टेंस से कंप्लीट डिस्टेंस हो गया। क्यों और कैसे? क्योंकि उसने इंटीग्रेशन में ऐसे छोटे छोटे जितने भी टुकड़े थे उस लिमिट के अंदर सारे टुकड़ों को ऐड करके पूरा ब्लॉक बना दिया। बस यही होता है फिजिक्स। अगर किसी को ये कंसेप्ट क्लियर है तो हेड्स ऑफ, बहुत अच्छी बात है, सल्यूट है। तुम्हें आगे आने वाले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आने वाले डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को बैक करके दोबारा देखो, ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है बैक करके दोबारा देखो कि हमने छोटा सा इंटरवल क्यों बनाया, कि इर्रेगुलरिटीज खत्म हो जाए, सिमिलैरिटीज आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी की ds/dt, v dt हम ऑलरेडी जान चुके थे कि v और dt का मतलब होगा एरिया, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं एरिया अंडर मीटर, एरिया निकाल दो दैट मीन डिस्टेंस निकलेगा।
क्योंकि बेसिकली निकला क्या डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके बराबर आया, एरिया के बराबर आया ना। बीटीटी क्या है, बीटीटी तो एरिया ही तो है, तो इससे क्या मिला तुम्हें, डिस्टेंस मिला। इंटीग्रेशन का मतलब समझ आ गया, ds छोटे से ds का इंटीग्रेशन करा और पूरा s मिलेगा तुम्हें, लेकिन लिमिट लगा दी कहाँ, t1 से t2। ds की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारे पास थी btt, इसलिए ds की वैल्यू पुट कर दी btt और लिमिट लगा दी। टाइम dt है तो t की लिमिट लगेगी, ds में लिमिट लगाओगे तो s की लगानी पड़ेगी। ध्यान रखा करो, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तुम क्या करते हो, यहाँ पर ध्यान दो, ये dt है ना, तो यहाँ पर टाइम की ही लिमिट आएगी, जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो उसी की लिमिट लगेगी टाइम की। यहाँ पर डिस्टेंस की या वेलोसिटी की लिमिट मत लगा देना, ये गलतियां करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था, तो हमने 3 पॉइंट समझे बीटी ग्राफ में कि स्लोप ऑफ कोड, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कोड से एवरेज एक्सेलरेशन मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है, और एरिया अंडर बीटी ग्राफ से तुम्हें क्या मिलता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अभी और भी ग्राफ करने हैं हम, यहाँ पे कोई खत्म नहीं होगा, लेकिन उसको करने से पहले यहाँ तक के कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो हमारा टारगेट है कि यहाँ बीटी तक के और एसटी और बीटी के थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं। एसटी ग्राफ तो तुम कर चुके हो ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो वाला, और कुछ बीटी, इसके कुछ न्यूमेरिकल और इस टॉपिक के, इस कंसेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, ताकि हमें ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी है और कंसेप्ट भी है, इसको कंसेप्ट लेकर चलो, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जी एडवांस में ये क्वेश्चन आ चुका है, और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, तो इसको समझना क्या है बेटा। अब ये एक कंडीशन दी गई है, एक सिचुएशन तुम्हारे सामने रखी गई है कि एक बॉडी को थ्रो किया गया है, फिर वो वापस आई है अपनी इनिशियल पोजीशन पर, जैसे मैंने इस पेन को थ्रो किया वापस आ गया अपनी इनिशियल पोजीशन पर। ये वाली एक कंडीशन है तुम्हारे सामने, सिचुएशन है तुम्हारे सामने, और इस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि एसटी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, और वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करो। फिर उन्होंने एक और कंडीशन दिखाई हमें तुम्हारे कि जो एसटी ग्राफ है उसमें दोनों ड्रॉ करो, डिस्टेंस का भी ड्रॉ करो, डिस्प्लेसमेंट का भी ड्रॉ करो, क्योंकि एस का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है। वेलोसिटी में भी उन्होंने यही कहा कि वेलोसिटी में भी वेलोसिटी का भी ड्रॉ करो और स्पीड का भी, मतलब वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एक ही बात होता है। ठीक है, तो बेटा ये कंडीशन है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला मैं स्टार्ट करता हूं यहां से कि ये वाले पार्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, इस पार्ट के ये फर्स्ट पार्ट को, फिर ये सेकंड पार्ट जो भी है हमारा, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट का बना दिया, फिर डिस्टेंस का बना दिया, इट्स ओके। तो करने की कोशिश करते हैं बेटा। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की, आज मैंने तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए पहले बताई थी कि अब हम उसको यूज कर सकें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो बेटा ये इक्वेशन लगती है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। एक कंडीशन तुम्हारे सामने मैं जनरेट कर सकता हूं, उससे तुम्हें थोड़ा और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने u इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दिया, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, जान के ले रहा हूं 10 रीजन है। ऊपर जाते टाइम बेटा ग्रेविटी का इफेक्ट होता है इसमें, अप एंड डाउन के केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। g जिसको बोलते हो प्लस g भी ले सकते हैं और माइनस g भी ले सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज आल्सो एक्सेलरेशन मतलब 10 मीटर सेकंड। इसका मतलब क्या होगा, 10 मीटर सेकंड पर सेकंड कि हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ऊपर जाते टाइम डिक्रीज होती है और नीचे आते टाइम इंक्रीज होती है, क्योंकि ऊपर जाते हैं किसी वेलोसिटी को, मानो तुमने 10 की स्पीड से थ्रो किया, ये है ना u तुमने दिया 10 मीटर पर सेकंड, तो ठीक 1 सेकंड के बाद ऊपर जाते टाइम इसकी वेलोसिटी 10 कम हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी, और उस पॉइंट पे जाके रुकेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 हो जाती है, और एक्सेलरेशन ऊपर जाते टाइम नेगेटिव होता है, इसलिए इसको -10 ले लेंगे। मैंने 10 लिया, वैसे तुम सोच रहे हो कि 9.8 होता है, बट अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया करो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 होती है, हम सबको पता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट पॉइंट 2 पॉइंट का ही तो फर्क है, 2 पॉइंट के फर्क से कुछ नहीं होता, 10 लो।
कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने एक कंडीशन ले ली कि मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको u मतलब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उछाल दिया है और 1 सेकंड के बाद ये जीरो वेलोसिटी पर आ जाएगा, कुछ हाइट इंक्रीज हो जाएगी, इसकी अटेन हो जाएगी। तो 1 सेकंड बाद क्यों, क्योंकि जो g है ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी कम होती है क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है, तो और नीचे आते टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे ही खींच रही है तो वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, बढ़ना और घटना सेम होता है, मतलब उसकी क्वांटिटी सेम होती है, चाहे कम होएगी चाहे बढ़ेगी। कम होएगी तो 10-10 के इंटरवल में कम हो जाएगी, बढ़ेगी तो 10-10 के इंटरवल में बढ़ जाएगी। ऊपर जाते टाइम नेगेटिव, नीचे आते टाइम पॉजिटिव। अच्छा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझाया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होती है उसको हर बार रिटार्डेशन नहीं बोलते। रिटार्डेशन सिर्फ तभी बोला जाता है जब एक्चुअल में स्पीड कम हो रही होती है। हर नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन नहीं कहा जाता। रिटार्डेशन सिर्फ उसी एक्सेलरेशन को बोला जाता है जिसमें एक्चुअल में वेलोसिटी कम हो रही होती है। वेलोसिटी कम हो रही होती है, मैंने तुम्हें कांसेप्ट समझाया था ऑपोजिट फोर्स, कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, फोर्स इधर आ रहा है, फोर्स मींस एक्सेलरेशन, ऑपोजिट एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होती है, जो एक्चुअल में तुम्हारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम करता है। और नेगेटिव भी होता है, वो डेफिनेटली वो नेगेटिव होता है, लेकिन हर नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर नेगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन है, कि हर नेगेटिव एक्सेलरेशन को तुम रिटार्डेशन बोलते रहो, नहीं। सिर्फ उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलो जिसमें तुम्हारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो। कांसेप्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है, आ जाते हैं इधर। तो अब हमारा कांसेप्ट है कि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, फिर ऊपर की तरफ थ्रो करने के बाद क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ए तुमने -10 ले लिया, तो बेटा ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? देखो भी इसमें प्लस है, अब इसमें नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि s हमने निकालना है। इनिशियल तुमने ले लिया है 10 t और a है हमारा 10, लेकिन माइनस का 10 है। क्यों नेगेटिव का है? क्योंकि ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी कम होती है, ठीक है, और एक्चुअल में रिटार्डेशन होता है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नीचे आते टाइम वेलोसिटी बढ़ेगी, ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी कम हो रही है तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये हो जाएगा -10, ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन हो जाएगा -10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2t²। तो ये आ जाएगा बेटा 10t - 5t²। तो ये बेटा एक ऐसी इक्वेशन बन गई है, ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो देख लो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे तुम बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, x² उस टाइप से बन रहा है, तो बीच में माइनस आ रहा है। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो पैराबोलिक होता है। ध्यान रखेंगे, जिसको नहीं पता तो वो नोट करके इन पॉइंट्स को लिखते चले जाएंगे। आज नोट्स तुम बना रहे हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहे हैं, तो नोट करके लिख लोगे कि अगर यहाँ बेटा पॉजिटिव पैराबोला क्या होता है, पैराबोला ये वाली शेप होती है, दिस इज द पैराबोला। ठीक है, देखो जैसे स्माइल नहीं करते लाइक दिस, तो ये ऐसी स्माइल, ये एक ये पैराबोला होता है। खुश हैं हम, हमें समझ आ रहा है। एक पैराबोला समझ नहीं आ रहा, डाउन फेस। तो डाउन फेस कब होता है, ये बेटा तुम भी ऐसे ही इसको अपने नोट्स में बना लो, ठीक है। स्माइल वाला फेस कब बनेगा, स्माइल वाला पैराबोला कब बनेगा, जब साइन में आएगा पॉजिटिव, जब इक्वेशन में आएगा पॉजिटिव। कौन सी इक्वेशन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पॉजिटिव होगी तब स्माइल पैराबोला होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब नेगेटिव होगी तब सैड वाला पैराबोला होगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है, यू वाला स्माइल पैराबोला या सैड पैराबोला। तुम्हें समझ आ रहा है तो स्माइल पैराबोला, नहीं तो सैड पैराबोला, ठीक है। तो अब समझ आ रहा होगा कि नेगेटिव है तो सैड पैराबोला बनेगा, वो मैं तुम्हें बना के भी दिखाऊंगा, नोट करके लिख लेना इन पॉइंट्स को, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, मुझे ग्राफ बनाना है यहाँ पे, तो देखते हैं। सिचुएशन तुम्हें मैंने समझाई है विद एग्जांपल, तुम भी लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। पैराबोला बनेगा तो मतलब सैड पैराबोला बनेगा, क्योंकि नेगेटिव के साथ आ रहा था तो ये ऐसे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बना? देखो 0 से शुरू किया तुमने, ये होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे v तो 0 हो गया होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जिसे तुम h मैक्सिमम बोल सकते हो कि हाइट आ गई है इसकी, h मैक्सिमम हो चुका है। अब उस h मैक्सिमम के बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, टाइम इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, फिर ये डाउन आना शुरू हो गया,
जीरो के बाद फिर ये इधर की तरफ अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करने लग जाता है। तो ये एस से किसी चीज को जब हम उछालते हैं तो ये पहले ऊपर गया, फिर रुका, फिर वो नीचे आ गया, ठीक है। ये उसका ग्राफ बनेगा। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें तुम साइन कंसीडर कर सकते हो बेटा। इसमें तुम अपने साइंस को कंसीडर कर सकते हो। मतलब अगर तुम यहाँ टेंजेंट की बात करो तो पॉजिटिव 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 के लिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये जीरो टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। टेंजेंट तो सबको पता है ना कि ये ऐसे टेंजेंट लगा, ये पॉजिटिव है, ये वाली टेंजेंट जो इसके पैरेलल आ रही है वो जीरो है, जो ऐसे नीचे की तरफ जा रही है वो नेगेटिव है। तो ये विद साइन के साथ हमने एक पैराबोला बनाया, लेकिन डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं दिखा सकोगे, प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी। तो क्या करेंगे, ये कांसेप्ट है बेटा सीखने का। दिस इज द मेन कांसेप्ट, ठीक है। उसका तो वो ग्राफ बन गया, ड्रॉ द ग्राफ लिखा हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम का तो ये बन गया कि ये ऐसे हमने ग्राफ बना दिया, दैट इज अ पैराबोलिक ग्राफ जो नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर किया, जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव था, एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया, -10 लिया, तभी तो नेगेटिव इक्वेशन आई है ना तुम्हारी। अगर मैं एक्सेलरेशन को साइन के साथ ना लेता तो इक्वेशन पॉजिटिव रहती मेरी, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं ऐसे नेगेटिव नहीं दिखा सकता, तो मतलब कि मैं यहां तक तो आ सकता हूं, ये ऐसे पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं यहां तक आ सकता हूं, यहां तक तो मेरे को अलाउड है, डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव रहेगा। ये देखो इसमें तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया मैक्सिमम, फिर कम होता गया कम होता गया कम होता गया, फिर इनिशियल पोजीशन पर आ गया। ये वाला पॉइंट इसमें वैलिड नहीं है, ये यहीं तक बनाएंगे क्या, इसको आगे भी कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट तो करना पड़ेगा। फिर इसको कैसे बनाएं, इसको बनाने का बहुत आसान मेथड है, देखना क्या, VT में भी कोई मेथड है, ST में भी कोई मेथड है। डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैं साइन नहीं ले सकता, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करो, यहाँ पे एक मिरर लगा दो, प्लेन मिरर, मतलब असली में नहीं लगाना, माइंड में, अपने कंसेप्ट है, माइंड में एक प्लेन मिरर लगा लो। और फिर इसकी जो ये नीचे वाली आर्क थी जो मैंने रफ कर दी है, ये वाली जो आर्क थी, उसको इस मिरर में देखो, उस आर्क की मिरर में कैसी इमेज बनेगी, तो आंसर है उस आर्क की मिरर में ये इमेज बनेगी। बस बन गया ग्राफ, बस यही है बेटा, क्लियर है। तो मतलब कि जहां पर हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज आ जाती हैं, वहां पर हम नेगेटिव ग्राफ ना बना के मिरर वाली इमेज बनाते हैं, लेटरल इन्वर्जन वाली इमेज बनाते हैं कि वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये वाला कांसेप्ट मैं तुम्हें बताना चाहता था, जो मैंने तुम्हें क्लियर किया। और VT ग्राफ खुद बनाओगे या मुझे ही कराना पड़ेगा, चलो देखते हैं, उसे भी करवा देते हैं। तो फिर ठीक है बेटा, मैं काफी लंबा होता जा रहा है लेक्चर, तो मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करूंगा आज होमवर्क असाइनमेंट में, जो नहीं होगा मुझे बताना, वो मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, सिंपल, क्योंकि अब इतना लंबा लेक्चर भी नहीं कर सकते। तो हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करो, लाइव क्लास में आओ, दबादब काम करेंगे, ठीक है। चलिए, उसमें तुम अपने डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, सब डेली लाइव हो जाएंगे फिर हम। तो कुछ पढ़ाने का मजा, ये मुझे भी थोड़ा सा ना बोर लगता है, पहले मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, कोई सामने बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता नहीं कैसा लगता होगा, बट आई डोंट फील सो गुड। बट हाँ, ये है कि टाइम बहुत अच्छा मिल रहा है, करवाने को सब कुछ मिल रहा है। क्लास में कभी कभी हमें कुछ ना चाहते हुए भी कंसेप्ट छोड़ने पड़ते हैं। रीजन होता है बेटा कि बहुत ज्यादा, देखो क्या रीजन होता है, अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 20 या 25 दिन का ही रेस्ट मिला है। ऐसा तो तुम्हारा कभी कुछ फंक्शन हो जाता है स्कूल में, कभी कुछ हो जाता है, तो कभी कोई छुट्टी आ जाती है, कभी तुम पढ़ने के मूड में नहीं होते, ये चीजें चलती रहती हैं। अब क्या है, या कभी कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है, लीव पे हो जाता है, फिर तुम्हें गेम पीरियड मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब ना तो टीचर लीव ले सकते हैं, ना तुम कहीं जा सकते हो, मतलब डेली क्लास लग रही है, कॉन्टिन्यूसली क्लास लग रही है, सब कुछ स्मूथली हो रहा है, क्या नहीं। चलिए ठीक है, सब्सक्राइबर भी स्मूथली इंक्रीज करवा दो एक बारी, तो बाकी काम और अच्छे स्मूथली कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए VT ग्राफ की बात करते हैं और एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए, हाँ जी, VT वेलोसिटी ले रहा हूं मैं पहले, ठीक है, उसके बाद ले लेंगे स्पीड, टाइम, यस। अब बेटा VT ग्राफ में मैं क्या करता हूं, अभी भी सिचुएशन वही मानता हूं, लेकिन अब इक्वेशन कौन सी लेनी पड़ेगी,
यहाँ पर पहले डिस्प्लेसमेंट था तो s की इक्वेशन थी, अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की इक्वेशन लो v = u + at। ये क्वांटिटी की इक्वेशन नहीं है, तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रहा होगा, दिस इज नॉट द क्वांटिटी की इक्वेशन। अगर कंडीशन अभी भी तुम वही मान लेते हो कि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल 0 हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर एक्सेलरेशन भी वही है -10 है, वही सब कुछ ले लेते हो, तो बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन -10 है t, तो टाइम भी निकल जाएगा अब तो बेटा तुम्हारा -10 / -10 = 1 सेकंड। तो हमें ऑलरेडी वैसे भी पता था ना कि 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 होने वाली है, वो तो हमें पता ही था, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी, हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं, मैंने जान के इनिशियल वेलोसिटी 10 ली थी, क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन भी 10 लेनी पड़ेगी, क्योंकि अप एंड डाउन का केस है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन ले ली वेलोसिटी के केस में, डिस्टेंस के केस में डिस्टेंस की इक्वेशन ले ली थी। अब ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, दिस इक्वेशन ये पैराबोलिक नहीं है, इसका अगर तुम किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इसको, वो क्वांटिटी की इक्वेशन थी जिसका पैराबोलिक ग्राफ बना था, स्माइल वाला भी और सैड वाला भी, ये होती है लीनियर इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बेटा, मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वो चाहे नीचे की तरफ आए चाहे ऊपर की तरफ जाए, बट होगा स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक नहीं होगा, कर्व नहीं होगा। तो ये मैं पॉइंट्स लिखो शाबाश। तो करते हैं फिर। अब ये वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 10, मान लो ये 10 है इनिशियल वेलोसिटी, और फिर फाइनली वेलोसिटी 1 सेकंड में 0 हो गई, ये 0 हो गई। ये मैंने बॉल को उछाल दिया, ये बॉल है, दिस इज द वन बॉल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, ये उछल गई, ये 1 सेकंड में यहां पहुंच गई और यहां पर वेलोसिटी हो गई 0। 1 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी थी 10, कम होती गई क्योंकि वेलोसिटी का एक्सिस है ना, वेलोसिटी कम हो रही है, वो डिस्टेंस का एक्सिस था, तो डिस्टेंस हाइट पे पहुंचने के बाद कम हो गया था। ठीक है, ध्यान रखा करो ना, वेलोसिटी एक्सिस है तो देखो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी और टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये 0, ये हो गया 1 सेकंड। क्या अब इसके बाद मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा? तो आंसर है नहीं, अभी रुकोगे थोड़ी ना, अभी ये बॉल हवा में थोड़ी ना लटकी रहेगी, बॉल को नीचे नहीं आना भाई, इनिशियल पोजीशन पर आना है, रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। वो ग्राउंड से चली थी तो ग्राउंड पे वापस आएगी, तो वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होएगी, लेकिन कैसे इंक्रीज होएगी? अब आ गया वही कांसेप्ट आ गया तुम्हारा कि हर नेगेटिव वेलोसिटी रिटार्डेशन नहीं होती। देखो लाइव कांसेप्ट, हर नेगेटिव वेलोसिटी रिटार्डेशन नहीं होती, ये प्रूफ हो गया आज। कैसे? कि अगर मैं अब वेलोसिटी है, वेक्टर है, तो साइन कंसीडर कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पर भी ऐसे मैं नीचे आऊंगा तो ये वेलोसिटी ऐसे नीचे ग्राफ लेकर आएगी। पॉइंट इज क्लियर? तो जब वो ग्राउंड को टच करने लगेगी तो उसको 1 सेकंड हो चुका होगा, ठीक है, तो 1 सेकंड में वो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक वो फिर से ये आ जाएगा 10। अब ये होगा -10, ये होगी -10 फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, बट इंक्रीज हो रही है। कर लो बात, हर नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होती। तो बेटा ये इसका ग्राफ बना, और भाई ये तो ठीक है, वेलोसिटी में तो ये वेक्टर क्वांटिटी थी, नेगेटिव तुम ग्राफ नीचे की तरफ ले जा सकते हो, ये एलिजिबल है, बट इसमें क्या करोगे, दैट इज द स्पीड, इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां तक तो हो सकता है। ये इनिशियल वेलोसिटी 10 लेते हैं, ये टाइम लेते हैं 1, तो यहां तक तो पहुंच जाओ। अब जब नेगेटिव की बात होती है वहां पे मिरर लगा लेते हैं, ठीक है ना, ये हमने मिरर लगा लिया, उसमें ये इक्वेशन, ये लाइन की जो इमेज बनेगी, ये हमने इमेज बना दी, ये लो इसकी इक्वेशन बन गई, ये इसका ग्राफ बन गया, ये डन। ये था बेटा, ये मिरर वाला कांसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। दैट लिखना मत, कहीं पेपर में भी लिख दो और मेरा नाम कटवा दो, ये तो समझाने का तरीका होता है तुम्हें, कहीं पेपर में, हाँ नोटबुक में लिख लो, क्योंकि नोटबुक में जब तुम रिवाइज करोगे तो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी, बट पेपर में ना लिख देना, कहीं कोई टीचर देखता रहे कि मिरर कहां से आ गया, वीटी ग्राफ के अंदर शीशा कहां लग गया, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ ये क्वेश्चन कर लिए और बाकी क्वेश्चन तुम्हारे को मैं असाइनमेंट में डाल देता हूं, तो उसके अंदर वो वाले भी क्वेश्चन होंगे। चलो एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें थर्ड कांसेप्ट का क्वेश्चन नहीं करवाया।
थर्ड कंसेप्ट इन द सेंस वो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। एक क्वेश्चन कर लो, बाकी फिर ठीक है, बाकी खुद से ट्राई करते रहना। चलिए बस एक क्वेश्चन। यस। और बेटा जो लाइव क्लास होगी ना हमारी, लाइव क्लास में अपने असाइनमेंट से डाउट भी ले लेना। लाइव क्लास में करते सब हो जाएगी। चलो लेट्स सी, या तो नेक्स्ट वीक की वीडियो में। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट। हाँ ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था विदाउट साइन डिस्टेंस आएगा, विद साइन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी फ्रॉम, टाइम ले लेते हैं 2 सेकेंड, ऑफ द बॉडी फ्रॉम 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड। ये अभी मैं ग्राफ बना दूंगा इसका फ्रॉम, ये लो इसकी ये वीटी ग्राफ होगा ना, दैट इज द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमें पता है गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये ग्राफ बना दिया। तो 2 सेकंड नीचे टाइम बना लेते हैं 0 2 2 के बाद 5 2 दो के गैप है तो 4 आएगा, ये लो 5 आ। ठीक है, ऐसे ही कुछ डिस्टेंस आ जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये पॉइंट आ गया A, 5 पे पॉइंट आ गया B। अब इसके नीचे का तुम्हें ये एरिया फाइंड आउट करना है बेटा, ये एरिया। अब देखो एरिया फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। या तो यहाँ पर एक लाइन लगा लो, ऊपर ये ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। दिस इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, प्लस करो दोनों को, एरिया आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया निकालता हूँ। इसके ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस ले लो। अब तक तो तुम्हारा वैसे आंसर आ गया होगा ही वो। 100 मीटर, 105 मीटर, 110, 115 मीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में क्या होगा, सिंगल शॉट में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम का मतलब प्लस करना है पैरेलल साइड्स को, मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। चलिए बेटा सॉल्व कर दीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, एरिया आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन कौन से पैरेलल साइड्स है भाई, ये और ये, तो इनका सम, इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं जो ऑलरेडी गिवन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 रीडिंग आ रही है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बीच में कहाँ हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 50 रीडिंग आ रही है। चलिए तो फटाफट से करते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। 20 प्लस 50 into gap between this 5 minus 2 3 divided by 2, ये था। तो आंसर आएगा ये 105 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आ गई S,
निकाला एरिया, लेकिन उसको लिख क्या रहे हैं एस, क्योंकि एरिया अंडर द VT ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी असाइनमेंट डाउनलोड करो, अपनी डिस्क्रिप्शन में जाओ और क्वेश्चंस करो, जो डाउट्स होंगे वो मेरे से डिस्कस करना, लाइव क्लास मिलेगी तुम्हें। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।